Today we will start revision from our book Bhasha Mani. So please get ready with your book and with your pencil box. बच्चों, हमारी भाषा मणि बुक के पेज नंबर 5 पर सबसे प्रथम एक कविता है वंदना। वंदना का अर्थ होता है प्रार्थना। तो आइए प्रार्थना करते हुए ही अपने रिवीजन को शुरू करते हैं। इस कविता में यहाँ पे कुछ बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये बच्चे ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान हमको वर दो ऐसा, हम में ऐसी शक्ति हो, करे सदा हम पर सेवा, बल बुद्धि और भक्ति हो। बच्चों, यहाँ पे ये बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, वंदना करते हुए उनसे कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दीजिए, हमें ऐसी बल बुद्धि दीजिए और हमें ऐसी भक्ति दीजिए कि हम दूसरों की भी सेवा कर सकें। हम अपने से बड़ों की और दूसरों की सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हम सदा सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचें, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचें। कटु वचन से दूर रहें हम, मृदु वचन ही कहें सदा, झूठ की हम पर पड़े न छाया, सत्य वचन ही कहे सदा। आगे ये बच्चे ईश्वर से वंदना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम कभी भी ऐसे कठोर वचन ना बोलें जिसे सुनकर किसी भी प्राणी को दुख हो, और सदा ही कोमल वचन बोलते हुए सबके कानों में मिश्री घोल सकें, अर्थात सबसे कोमलता के साथ व्यवहार कर सकें। हम कभी भी झूठ के मार्ग पर ना चलें। हम कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमें झूठ बोलना पड़े, और हमेशा ही सत्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। भेदभाव से दूर रहें हम, करें सभी को प्यार सदा, मिलजुल कर रहना सीखें, कष्ट दुखियों के हरे सदा। आगे ये बच्चे ईश्वर से वंदना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में कभी भी भेदभाव की भावना ना आए। हम कभी भी ये ना सोचें कि ये व्यक्ति अच्छा है और ये दूसरा व्यक्ति बुरा है। हम सभी से समान भावना से प्रेम कर सकें। कभी भी ये ना सोचें कि एक व्यक्ति के पास यदि अधिक पैसा है तो हम उसकी तरफ मित्रता ज़्यादा दिखाएं, और यदि दूसरे के पास थोड़ा कम पैसा है तो हम उससे उतनी मित्रता ना रखें। ये सारे भेदभाव की भावना हमें ना आए और हम हमेशा मिलजुल कर रहना सीखें। लड़ाई झगड़े की बात करना या सोचना हमारे मन में ना आए, और हम हमेशा जो दुखी हैं इस धरती पे उनके दुख को हरने के लिए या ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए अपने जीवन को उसमें लगा सकें। जिस धरती पर जन्म लिया है उस पर हो बलिदान सदा, जय भारत माता, जय जय भारत कहे सदा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस धरती पे हमने जन्म लिया, अर्थात जिस देश में हमने जन्म लिया है, हम हमेशा उस देश के लिए बलिदान होने के लिए या उसके लिए कुछ अच्छा करने के लिए, अपने देश के हित के लिए कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और जय भारत, अपने देश का नाम हमेशा ऊंचा रखें। जय भारत माता, जय जय भारत कहे सदा। बच्चों, ये एक छोटी सी वंदना इन बच्चों ने कही है, जो कि ना कि सिर्फ इन बच्चों की वंदना है, बल्कि ये इन बच्चों के रूप में हम सभी की ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान हमें ऐसी शक्ति दीजिए, हमें ऐसी भक्ति दीजिए कि हम दूसरों के प्रति एक अच्छा भाव रख सकें, अपनी वाणी में मृदुता ला सकें और कठोर वचन ना बोलें, कोमल वाणी से सबके मन को जीत सकें, और सबसे महत्वपूर्ण अपने देश का नाम हमेशा रोशन कर सकें। बच्चों, यही वंदना है। अब हम इस वंदना करने के बाद अपनी दूसरी कविता की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि पेज नंबर 44 यानी कि 44 पर है। आइए वो देखते हैं। बच्चों,
अब दूसरी कविता सूरज की सीख। इसमें जैसा कि आप चित्र में ही देख सकते हैं कि सूरज देव अपने रथ पर सवार होकर के आकाश से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं और इनका ये सारथी अर्थात जो ये रथ को खींचता है उसे सारथी बोलते हैं। इनका ये सारथी इनको रथ पे बैठाकर पृथ्वी की ओर ला रहा है। तो इस कविता में हम सूर्य की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि सूर्य से और सूर्य की किरणों से, सूर्य की रोशनी से इस धरती को क्या क्या लाभ मिलता है। सूरज प्रातः उदित है होता, अरुण सारथी इसे खींचता, सारे जग में धूम मचाता, सभी दिशाएं उजली करता। हर प्रातःकाल, हर सुबह सूरज उदित होता है यानी कि उदय होता है या निकलता है। अरुण सारथी इसे खींचता, ये जो सारथी है इनको अरुण सारथी कहा गया है। सारे जग में धूम मचाता, सभी दिशाएं उजली करता। बच्चों, जब सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर आता है तो सारे जग में एक खुशी का माहौल हो जाता है और सभी दिशाएं, चारों दिशाएं, हर एक कोना, हर एक तिनका, हर एक प्राणी, हर एक पक्षी, हर एक जीव जंतु, सभी दिशाएं, सब कुछ उजली हो जाती है या प्रकाशित हो जाती है और रात का घोर अंधेरा मिट जाता है। यह पृथ्वी से जितना लेता, सहज गुणा करके दे देता, है सबका यह जीवन दाता, कभी किसी से कुछ ना चाहता। ये सूरज हमारी पृथ्वी से जितना लेता नहीं, उससे 1000 गुना हमें वापस करके देता है और यह सबका है जीवन दाता। सूरज की किरणों से ही सभी प्राणी, सभी मनुष्य, सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे सब खिलते हैं, अपने जीवन में विकास करते हैं और अब इस उपकार के बदले में सूरज किसी से भी कुछ नहीं मांगता, वो कुछ नहीं चाहता, वो बस प्रतिदिन अपनी किरणें फैला करके हमें अपनी विशेषताओं को दिखाता है। इसकी शक्ति से सब बढ़ते, पेड़ फूल फल विकसित होते, प्राणी सब चेतन हो जाते, सभी काम पर अपने जाते। बच्चों, यदि कभी ऐसा हो कि आपको रात में स्कूल जाना पड़े तो आप क्या स्कूल जाना चाहेंगे? क्या आप अंधेरे में कभी स्कूल आना चाहेंगे या स्कूल आके पढ़ना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। उसी तरीके से इसकी शक्ति से सब बढ़ते, सूरज की शक्ति से ही, सूरज के प्रकाश से, उसकी किरणों से ही सब बढ़ते हैं, चाहे वो पेड़ हो, फल हो, फूल हो, मनुष्य हो। इसकी सूरज की शक्ति से ही बढ़ते हैं, उसकी किरणों से ही बढ़ते हैं और प्राणी सब चेतन हो जाते। यानी कि जब सूरज निकलता है, जब सूरज उदित होता है, तभी सारे प्राणी अपनी नींद को त्याग करके जागते हैं और अपने अपने कामों की ओर जाते हैं या आप लोग की तरह अपने स्कूल की ओर जाते हैं। हमें बहुत कुछ दे देता है, रोशन जग को कर देता है, संध्या समय छिप जाता है, छिपते छिपते कह जाता है। सूरज हमें बहुत कुछ देता है, वो सिर्फ किरणों के रूप में हमें दिखता है, लेकिन बहुत अनगिनत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम सूरज से प्राप्त करते हैं। सूरज से पेड़ पौधे, फल, अनाज सब कुछ पैदा होते हैं। यदि ज़्यादा दिन सूरज ना निकले तो ये सारी चीज़ें अपना जीवन नहीं चला पाएंगी। आप सोचिए, जब बहुत ठंड का मौसम होता है और सूरज नहीं निकलता है तो हम कितना बेचैन हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि सूरज देव आप निकलिए, जिससे हमें थोड़ी राहत हो। इसी प्रकार और बहुत सारे उपाय हैं जो सूरज की किरणों से, जिनसे ये पता चलता है कि सूरज की किरणों से मनुष्य को कितना लाभ है। और संध्या समय छिप जाता है। सारा दिन बीतने के बाद जब संध्या आती है, यानी कि जब शाम आती है, तो सूरज धीरे धीरे छिप जाता है और छिपते छिपते हमसे कुछ कहते हुए जाता है। क्या कहता है? तुम भी ऐसी शक्ति पाओ, सदा काम औरों के आओ, अपना जीवन सफल बनाओ,
भारत माँ के लाल कहाव। सूरज देव हमसे कहते हैं कि बच्चों, तुम भी अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करो जिससे दूसरों के काम आ सको। हमेशा अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार किसी की सहायता कर सकते हैं, और ऐसा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें। तो ये कविता एक बहुत ही शिक्षाप्रद कविता थी, जिससे हमने सूरज की विशेषताओं के बारे में सीखा। हमने देखा कि सूरज कितने शक्तिशाली हैं। बच्चों, आप एक बार ज़रूर इस कविता को दोहराइएगा। अब हम लोग आगे अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा आगे का पाठ एक कहानी है, यानी कि एक स्टोरी है, जिसका नाम है सहयोग। सहयोग करना मतलब सहायता करना। ये पेज नंबर 11 पर है, यानी कि 11 पे। बच्चों, इस कहानी में ये बताया गया है कि कैसे कोई जीव किसी दूसरे जीव की सहायता करते हुए, सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहा है और मुश्किलों को दूर कर रहा है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार जोर से आंधी चल रही थी। चारों ओर हवा में धूल घुली हुई थी। तेज हवा के कारण पीपल का एक पत्ता टूटकर दूर जा गिरा। तभी मिट्टी का एक ढेला भी उसके पास आकर गिरा। कुछ समय बाद आंधी रुक गई। पत्ते तथा ढेले ने चैन की सांस ली। तो इस कहानी में ऐसा हुआ कि एक बार जब बहुत ज़ोर से आंधी चल रही थी, उसी समय चारों तरफ जब आंधी चलती है बच्चों, तो आप देखते होंगे कि धूल से सारी हवा में धूल मिल जाती है, चारों तरफ धूल धूल हो जाती है। उसी तरीके से आंधी जब चल रही थी तो इस कहानी में भी चारों तरफ धूल हो गई थी, और उस तेज़ हवा के कारण पेड़ का एक पत्ता, पीपल का एक पत्ता और मिट्टी का ढेला इधर उधर से गिरते हुए, लुढ़कते हुए एक दूसरे के पास आ गया। कुछ समय बाद आंधी रुक गई। पत्ते तथा ढेले ने चैन की सांस ली। जब आंधी रुक गई तो पत्ते और ढेले ने सोचा कि अब हम बच गए। कुछ देर बाद फिर से तूफानी हवा चलने लगी। पीपल का पत्ता मुसीबत में पड़ गया। उसने मिट्टी के ढेले से कहा, अच्छा मित्र, अलविदा। अब यह तेज़ हवा मुझे तुमसे दूर ले जाएगी। लेकिन अचानक से फिर से तूफानी हवा चलने लगी, और उस समय पीपल के पत्ते को बहुत मुश्किल होने लगी, क्योंकि उसने ये सोचा कि ये तेज़ हवा तो मुझे उड़ा करके कहीं बहुत दूर लेके चली जाएगी। तो उसके पास जो मिट्टी का ढेला था, उसने मिट्टी के ढेले से कहा, अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त, अलविदा, यानी कि अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो तूफानी हवा चल रही है ये मुझे उड़ाते हुए कहीं बहुत दूर ले जाएगी। और पीपल के पत्ते को बहुत दुख भी हो रहा था। ढेले ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। तुम्हारे ऊपर बैठकर मैं तुम्हें आंधी में उड़ने से बचा लूँगा। ढेला तुरंत लुढ़ककर पत्ते के ऊपर बैठ गया। इस तरह पत्ता उड़ने से बच गया। जब मिट्टी के ढेले ने ये देखा कि मेरे दोस्त पीपल के पत्ते के ऊपर मुसीबत आई है, तो उसने कहा, दोस्त तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ये हवा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊँगा, जिससे हवा तुम्हें उड़ करके नहीं ले जा पाएगी। थोड़ी देर बाद तेज़ हवा चलनी बंद हो गई और वर्षा होने लगी। अब खतरा ढेले को होने लगा, क्योंकि वर्षा का पानी उसे गलाकर मिट्टी में मिला देगा। वह पत्ते से बोला, अच्छा दोस्त, अब मेरे विदा होने का समय आ गया है, क्योंकि अब मैं वर्षा में गलकर मिट्टी में अवश्य मिल जाऊंगा। मिट्टी के ढेले ने पीपल के पत्ते को तो उड़ने से बचा लिया, लेकिन जब हवा बंद हो गई और वर्षा होने लगी, यानी कि जब बारिश होने लगी, तब मिट्टी के ढेले ने सोचा कि अब तो मुझे मुसीबत हो गई है, क्योंकि बारिश होने से मिट्टी घुल जाती है और पानी के साथ बह जाती है। तो उसने अपने दोस्त पीपल के पत्ते से कहा, मित्र, अब तो मेरे जाने का समय आ गया है। ये मुसीबत की घड़ी तो मुझ पर आ गई है, क्योंकि ये वर्षा तो मुझे गला करके मिट्टी में अवश्य मिला देगी और मैं कहीं दूर बह जाऊंगा। लेकिन पत्ते ने अपनी दोस्ती निभाते हुए कहा, नहीं मित्र, मेरे रहते ऐसा नहीं होगा।
मैं तुम्हें ढककर पानी से तुम्हारी रक्षा करूँगा, अब तुम बच जाओगे। इस बार पत्ते ने ढेले को ढक दिया और उसे गलने से बचा लिया। इस प्रकार एक दूसरे के सहयोग से दोनों बच गए। बच्चों, पहले मिट्टी के ढेले ने पत्ते की सहायता की थी उसे हवा में उड़ने से बचाने के लिए। उसके बाद जब वर्षा ऋतु आई, जब वर्षा होने लगी, तब पीपल के पत्ते ने अपने मित्र का सहयोग किया और उसे ढक करके उसे मिट्टी में मिलने से बचा लिया और एक दूसरे की सहायता करते हुए उन्होंने इस मुसीबत की घड़ी को बिता दिया। बच्चों, पृथ्वी का सुंदर रूप सहयोग से ही बना रह सकता है। प्रकृति तथा जीव एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले ही पूरा जीवन बिता सकते हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं। हमें कभी ये अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कदम पे हमें दूसरों की सहायता लेनी ही पड़ती है और हमें हमेशा सहायता लेने के साथ साथ दूसरों की सहायता करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो बच्चों, यही था आज का पाठ सहयोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से इसे समझ लिया होगा, क्योंकि अब हम अपने दूसरे पाठ की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, आप ये चित्र देख करके तो पहचान ही रहे होंगे, क्योंकि ये हम अपने क्लास में कर चुके हैं। पाठ 3, पेज नंबर 19, आदर्श परिवार। यहाँ पे जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, एक बड़ा परिवार एक साथ बैठा हुआ है। इसको संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जॉइंट फैमिली कहते हैं। संयुक्त परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, माँ पिताजी, भाई बहन, अनेक सदस्य होते हैं। यही सारे सदस्य मिलकर के एक संयुक्त परिवार बनाते हैं। और यहाँ पे ये संयुक्त परिवार होने के साथ साथ एक आदर्श परिवार भी है। और आगे हम देखेंगे कि ये क्यों आदर्श है, इसकी क्या अच्छाई है, ये हम आगे पढ़ेंगे। गौरव का परिवार एक आदर्श परिवार है। ये परिवार गौरव का परिवार है और ये एक आदर्श परिवार है। यह एक संयुक्त परिवार है। इसमें गौरव के माता पिता, एक छोटी बहन, दादा दादी, चाचा चाची व उनके 2 बच्चे हैं। गौरव के पिताजी इंजीनियर हैं। वे अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करते हैं। उसके दादाजी व चाचा जी का अपना व्यवसाय है। व्यवसाय मतलब बिजनेस है। सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों, पहले तो हमने देखा कि ये गौरव का परिवार है और यहाँ पे कौन कौन रहते हैं, हमने उनके बारे में जाना। अब हम आगे चलते हैं। गौरव की माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है। स्वभाव मतलब बच्चों किसी का नेचर जैसे होता है। इंग्लिश में हम लोग नेचर बोल सकते हैं या हिंदी में आदत भी बोल सकते हैं। उसके परिवार में सब सदस्य प्रेम से रहते हैं, यानी कि प्यार से रहते हैं। सभी एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, अतः उनका कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये इसीलिए आदर्श है क्योंकि सभी मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ सबका स्वभाव अच्छा है और सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं। संध्या समय गौरव और उसके भाई बहन सदा दादाजी के साथ उद्यान में खेलने जाते हैं। प्रातःकाल दादाजी सब बच्चों को सैर के लिए भी लेकर जाते हैं। गौरव की दादी जी, चाची जी व माता जी रसोई घर का कार्य करती हैं। वे सब मिलकर स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाती हैं। बच्चों, स्वादिष्ट मतलब होता है टेस्टी और पौष्टिक मतलब होता है हेल्दी। फिर सब घर की सफाई करते हैं। सभी बच्चों की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। पूरा दिन खुशी से बीत जाता है। रात को भोजन करने के पश्चात दादा दादी सब बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाते हैं, यानी कि सबको स्टोरी सुनाते हैं जिससे बच्चों को कुछ शिक्षा मिले, कुछ सीखने को मिले। दादी जी उन्हें अपने जीवन के ऐसे ऐसे किस्से सुनाती हैं कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। दादी जी अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को ऐसे मज़ेदार किस्से सुनाती हैं कि जिन्हें सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और खूब हंसते हैं। तो बच्चों, यही है एक आदर्श परिवार का गुण, जिसमें हर प्रकार की अच्छाई है, सभी में प्रेम है, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं है। यही हमने इस लेख में पढ़ा।
बच्चों, जब भी हम कोई पाठ, कहानी, कविता कुछ भी पढ़ते हैं तो हमेशा आप उसको पढ़ते समय इस बात को ध्यान में रखिए कि जो भी शब्द आपको लग रहा है कि कठिन है, आप हमेशा उसको रेखांकित करते जाइए, यानी कि उसको अंडरलाइन करते जाइए और बाद में उन कठिन शब्दों का आप अभ्यास कीजिए, जिससे कि आप उसे अच्छी प्रकार लिख सकें और आपके लिए फिर वो और कठिन ना रह जाए। बच्चों, अब हम आते हैं अपने अभ्यास की ओर, यानी कि हम लोग को कुछ प्रैक्टिस वर्क भी करना है। जो अभी हम लोगों ने पाठ पढ़ा उसी के आधार पर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए काम दिया है। इसे आप अपने स्कूल की भाषामणि कॉपी में करेंगे और बिना देखे करेंगे। आप अपनी किताब से देख करके नहीं करेंगे। किताब से आप सिर्फ प्रश्न देखेंगे, उत्तर आप अपने आप लिखेंगे। तो पहला कार्य है पाठ 2 सहयोग। सहयोग कहानी से हमें लघु उत्तर, माने उसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी बुक में दिया है वो आप कॉपी में करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। आप पहले किताब से देख करके प्रश्न लिखेंगे और उत्तर बिना देखे लिखेंगे। उसके बाद दूसरे आदर्श परिवार की ओर आ जाएंगे। उसमें भी आपको यही काम करना है। आपको पहले लघु उत्तरीय प्रश्न करना है और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना है। इसमें भी आप प्रश्न किताब से देख के पहले अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उत्तर बिना देखे करेंगे। बच्चों, अब तीसरा नंबर है रचना। रचना आपको पता ही है। मैं रचना का आपको विषय बता दे रही हूँ। आपको इन विषयों पर रचना तैयार करनी है। प्रिय उत्सव और प्रिय ऋतु, यानी कि आपका फेवरेट कोई फेस्टिवल या सेलिब्रेशन हो या कोई फेवरेट ऋतु मतलब सीज़न हो, इन दोनों पर ही पहले आप एक प्रिय उत्सव पर 8 पंक्तियों की रचना करेंगे। उसके बाद प्रिय ऋतु पर 8 पंक्तियों की रचना करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, यानी कि आपको ये दोनों ही करना है। बच्चों, यही हुआ हमारा आज का कार्य। गुड डे।